1980 के बाद से पृथ्वी ने अपने 20 में से 19 सबसे गर्म वर्षों का अनुभव किया है। समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ के तटों, आर्द्र भूमि और कई निचले द्वीपों को खतरा है। दुनिया भर में औसतन बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में भारी बदलाव आया है। दुनिया भर में ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघल रहे हैं। बढ़ता हुआ तापमान कई जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण भी बन गया है। पिछले 50 वर्षों में वार्मिंग की दर पिछले 100 वर्षों में देखी गई दर से 2 गुनी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है इन सब के पीछे? वर्षों से मनुष्य ने कारखानों, बिजली संयंत्रों, उद्योगों, वाहनों आदि में कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जला दिया है। वातावरण में टन और टन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गर्मी अवशोषित करने वाली गैसों को पंप करके हम प्रकृति के संतुलन को बाधित कर रहे हैं। जब वातावरण में बहुत अधिक गर्मी सोखने वाली गैसें होती हैं, तो वे अधिक गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं और ग्रह को आवश्यकता से अधिक गर्म कर देती हैं। समय के साथ इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। जी हाँ, इन सभी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यह पृथ्वी क्यों गर्म होती जा रही है? हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, और हम कैसे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने पर्यावरण को विघटित होने से बचा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स नो और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ग्लोबल तापक्रम में वृद्धि क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सबसे पहले इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपका तापमान रिकॉर्ड करता है, और यदि यह शरीर के सामान्य तापमान यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर गर्म है और आप ठीक नहीं हैं। इसी तरह जब हमारे ग्रह का तापमान बढ़ता है तो इसका मतलब है कि हमारा ग्रह गर्म और बीमार है। आपके शरीर के तापमान में वृद्धि को बुखार कहा जाता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के साथ ऐसा ही होता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब आइए इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। होता क्या है कि हर दिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो ग्रीन हाउस नामक गैसों का एक समूह, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य तौर पर हैं, ये सभी गैसें गर्मी के एक हिस्से को अपने अंदर सोख लेती हैं और हमारे ग्रह को हमारे जीवित रहने के लिए पर्याप्त गर्म रखती हैं। इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेज हमारे ग्रह के लिए काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो हमारी पृथ्वी लगभग 30 डिग्री तक ठंडी हो सकती है, जो कि अधिकांश प्रजातियों के लिए बहुत ठंडा है और रहने के अनुकूल भी नहीं है। हालांकि यदि वातावरण में इन गैसों का स्तर बढ़ता है तो वे अधिक गर्मी को अवशोषित करेंगे और हमारी पृथ्वी को रहने के लिए बहुत अधिक गर्म कर देंगे। प्रदूषण, उजड़ते जंगल, कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम यह जान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है? इसका सबसे बड़ा संकेत है बढ़ते समुद्र के स्तर में जलवायु परिवर्तन। जमे हुए पानी का एक विशाल बर्फ का संचय ग्लेशियर कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक से लेकर न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हमारे पूरे ग्रह पर ग्लेशियर पहले से ही तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 2 शताब्दियों में माउंट केन्या का सबसे बड़ा ग्लेशियर अपने द्रव्यमान का 92% हो चुका है। पिछली सदी में पूर्वी हिमालय के 2000 ग्लेशियर गायब हो गए थे। जैसे ही ग्लेशियरों में बर्फ पिघलती है, उत्पादित पानी समुद्र और महासागरों में बह जाता है। ग्लेशियरों के इस तरह के व्यापक पिघलने के परिणाम स्वरूप पिछली शताब्दी में समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ कई द्वीपों के पानी में डूब जाने का खतरा है। 2007 में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सुंदरबन में 2 द्वीप मानचित्र से गायब हो गए हैं। ग्लेशियरों का व्यापक रूप से पिघलना एक संकेत है कि हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, और यह तथ्य कि पिछली शताब्दी में समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, इसका प्रमाण है। 1880 के बाद से पृथ्वी 0.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई है। पृथ्वी के तापमान में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का तेजी से पिघलना,
समुद्र का उच्च स्तर, निचले द्वीपों और तटीय क्षेत्रों का जलमग्न होना, गर्म तापमान ने वायु परिवर्तन और जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने को भी ट्रिगर किया है। यदि 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ऐसे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, तो अपने लिए सोचें कि मानव जाति का भविष्य क्या होगा यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को इसी गति से जारी रखने की अनुमति देते हैं। चलिए बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा रही है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पेड़ पौधे ऋतुओं व मौसम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। पेड़ पौधों में फल और फूल आने का समय डगमगा रहा है और पत्ते अपने समय से पहले ही गिर जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ने के कारण वेपोराइजेशन बढ़ता है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में मौजूद नमी भी भाप बनकर उड़ जाती है। स्थलीकरण यानी बंजर भूमि में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जानवर जो हाइबरनेट करते हैं, जैसे कि गिलहरी और भूरा भालू, अपनी सर्दियों की नींद से सामान्य पहले ही जाग रहे हैं और असमय ही सो जा रहे हैं। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि जीव जंतुओं आदि के जीवन का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। कुछ ऐसी प्रजातियां जो समुद्री बर्फ पर रहती हैं, अब जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है, इनके निवास स्थान खत्म होने से इनकी प्रजाति भी नष्ट हो रही है। इसका एक उदाहरण यह है, अंटार्कटिक प्रायद्वीप में सम्राट पेंगुइन की संख्या 300 प्रजनन जोड़े से घटकर सिर्फ 9 रह गई है। स्विस आल्प्स में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दोगुनी बड़ी चट्टान घाटी के तल पर लगभग 700 फीट नीचे गिर गई है। और जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है पिघलते हिमनद और बर्फ। इसी तरह 2002 में अंटार्कटिका में बर्फ का एक हिस्सा गर्म हवाओं से कमजोर होकर समुद्र में गिर गया और इसके पीछे का कारण भी ग्लोबल वार्मिंग ही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑस्ट्रेलिया में पक्षियों की 72% तक और यूरोप में 1/3 से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने के आसार हैं। समुद्र के स्तर के कारण 2030 तक इंडोनेशिया के लगभग 2000 द्वीप गायब हो सकते हैं। भारत में सुंदरबन में कई प्रायद्वीप पहले ही गायब हो चुके हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 30 वर्षों में लगभग 31 वर्ग मील सुंदरवन पूरी तरह से गायब हो गया है। तो चलिए अब समय आ गया है कि बात की जाए किस तरह से वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव, रेडियो सेट, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर से लेकर रेफ्रिजरेटर का उपयोग करने तक हमारी हर गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। कैसे? यह कैसे हो सकता है, खुद ही देख लीजिए। 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एयर कंडीशनर 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यदि आप दिन में 1 घंटा बिना एयर कंडीशनिंग के रहते हैं तो प्रतिवर्ष वातावरण में 1095 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को रोक सकते हैं। 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करने से 1.3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यदि आप सप्ताह में केवल 1 घंटे के लिए खाना गर्म करने के लिए अपने माइक्रोवेव का उपयोग नहीं करते हैं तो आप प्रतिवर्ष वातावरण में 67.6 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को रोक सकते हैं। गीज़र को 1 घंटे तक इस्तेमाल करने से 3.3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यदि आप गीज़र के उपयोग में प्रतिदिन केवल 1 घंटे की कटौती करते हैं तो आप वार्षिक रूप से वातावरण में 1300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोक सकते हैं। एक घर में टपकने वाला नल एक दिन में 13 लीटर पानी की बर्बादी करता है, यानी एक वर्ष में 4745 लीटर पानी की बर्बादी। औसतन एक व्यक्ति जो ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है लगभग 7 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। अगर 1.38 अरब भारतीय इस आदत को बदल दें तो हम 9.66 अरब लीटर पानी बचा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। LED या CFL लाइट्स रेगुलर बल्बों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली का सिर्फ 1/3 उपयोग करते हैं। यदि भारत में प्रत्येक परिवार नियमित बल्बों को CFL से बदल देता है तो 10,000 मेगावाट यानी 1 मिलियन वाट के बराबर बिजली बचाई जा सकती है। बिजली की हमारी दैनिक ज़रूरतों के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा जीवाश्म ईंधन को जलाने से आती है। कम बिजली का उपयोग करने का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में कम उत्सर्जन। रिसाइकल्ड पेपर नए कागज़ के निर्माण की तुलना में 90% कम पानी और 50% कम ऊर्जा का उपयोग करता है। यह 36% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करता है। यदि हम रफ वर्क के लिए रिसाइकल्ड पेपर का उपयोग करते हैं तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में मददगार साबित होगा। 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करने से
लगभग 1 किलोग्राम जलवाष्प और 2.17 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पैदल चलना, कार शेयर करना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। आज भारत की अनुमानित जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। यदि प्रत्येक भारतीय अपने जीवन में सिर्फ एक पेड़ लगाए तो हम वातावरण से 140 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ अपने जीवन काल में 1 टन यानी लगभग 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में मनुष्य ही सबसे शक्तिशाली प्राणी है। हमारे दैनिक कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह निर्धारित करता है कि पृथ्वी पर जीवन पनपेगा या नष्ट हो जाएगा। एक विचारशील कार्रवाई या हमारी आदतों में एक साधारण सा बदलाव हमारे ग्रह को बचाने के लिए बहुत मददगार होगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।